समाज में जन्मे हमारे समस्त क्रांतिकारी जननायक और इस मूल निवासी समाज के लिए समय समय पर इनके मान सम्मान के लिए अपनी जिंदगी लगाई, ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के संयुक्त 12वें राजस्थान राज्य अधिवेशन के हमारे मुख्य अतिथि मान्यवर ब्रजमोहन मीना साहब, रिटायर्ड आईएएस, और विशेष अतिथि और समस्त वक्तागण और इस वर्चुअल लाइव कार्यक्रम को देख रहे पूरे भारत के मूल निवासी साथियों, आज राजस्थान राज्य का राज्य अधिवेशन 12वां राज्य अधिवेशन चल रहा है। अभी हमारा 11 राज्यों के राज्य अधिवेशन होंगे, जिसमें एक महाराष्ट्र का राज्य अधिवेशन 4 सितंबर को हो चुका है। और हमारा राज्य अधिवेशन हो या अन्य आयोजन हो, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य होता है कि जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो लेटेस्ट षड्यंत्र होते हैं, हमारे मान सम्मान या हमारे अधिकार या हमारी पहचान को खत्म करने के लिए, उन विषयों को हम चर्चा में ला करके राष्ट्रीय स्तर पे समाज को का प्रबोधन करते हैं, जागरण करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि ये षड्यंत्र ऐसे चल रहे हैं, इसलिए आप लोग जागें और जाग करके हम संगठित हो और एक संगठित शक्ति का निर्माण करें। तो आज के जो विषय 3 विषय हैं, उसमें पहला विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने से क्या आदिवासियों के संवैधानिक मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, एक चिंतन। दूसरा विषय है बीएचयू का प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे द्वारा संथाल, मुंडा, गोंड, भील एवं अन्य आदिवासी जनजातियों को विदेशी कहना और ब्राह्मणों को भारत का मूल निवासी कहना एक भयानक षड्यंत्र है, डीएनए के आधार पर पर्दाफाश। और तीसरा विषय संगठनात्मक है कि आदिवासियों का राष्ट्रव्यापी संगठन अथवा वर्तमान विद्यमान विभिन्न संगठनों का संवैधानिक उद्देश्य पूर्ति के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकरण होने से ही आदिवासियों की मौलिक समस्याओं का समाधान संभव है, एक सकारात्मक चिंतन। साथियों, जो आदिवासी समाज हजारों सालों से अपनी स्वतंत्र सांस्कृतिक सामाजिक पहचान, कला, सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, प्रथाएं के संजोए हुए था, वो आदिवासी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की उत्कृष्ट सभ्यता और संस्कृति थी, नगरीय सभ्यता थी, उसका निर्माता है वो। और वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने थोपी, इससे पहले गण व्यवस्था थी। वो गण व्यवस्था हमारे लोगों को वामसेप के माध्यम से कि गण व्यवस्था क्या थी, आज भी आदिवासियों में गण व्यवस्था थी और मात्र सत्तात्मक पद्धति थी। लेकिन आज महिलाओं को गुलाम बना दिया और उनको ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र के माध्यम से कितना प्रताड़ित किया है, अधिकार वंचित किया है, या आप लोग सभी जानते हैं। रामायण में चौपाई भी है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये
ब्राह्मणों के साहित्य में, शास्त्रों में लिखा है वो बता रहे हैं हम, हमारे द्वारा नहीं है, ब्राह्मणों के द्वारा ही यह व्यवस्था निर्मित की है। तो ब्राह्मणों के द्वारा आदिवासियों की मूल पहचान, आदिवासियों की मूल पहचान आदिवासी, यानी उसमें आदिवासी यानी आदिकाल से, यानी शुरू से निवास करने वाला, इस देश का मूल निवासी। इस मूल पहचान को खत्म करने के लिए 1905 से इस आधुनिक भारत में 1905 से योजना बनाकर काम किया जा रहा है। यानी आदिवासियों को साम दाम दंड भेद की नीतियों का उपयोग और प्रयोग करके जबरदस्ती से उनको हिंदू बनाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा, यानी एक तरह का धर्मांतरण है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। तो साथियों, आदिवासियों की जो मूल पहचान खत्म करने की का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसका कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा मैं। आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू बनाकर उनकी मूल पहचान खत्म करने का, यानी उनका कस्टमरी लॉ खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। कॉमन सिविल कोड के माध्यम से सभी को समान, यानी समान नागरिक संहिता। अरे जब सब असमान थे तभी तो संविधान के माध्यम से उनको अलग अलग पहचान मिली है। सिख अलग है, बुद्धिस्ट अलग है, जैन अलग है, लिंगायत अलग है, मुस्लिम अलग है, ईसाई अलग है, आदिवासी अलग है, एससी अलग है, ओबीसी अलग है, एनटी डीएनटी विजीएनटी अलग है। ये सभी की संवैधानिक पहचान है। और संविधान सभा में सबसे ज्यादा दुनिया के प्रतिभाशाली और योग्य और शिक्षित और टैलेंटेड बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान में वो उन शब्दों को रखा है और वो संविधान सभा में सभी ने अप्रूव किया है। तो ये संवैधानिक पहचान मिली हुई है उस, तो ये समान नागरिक संहिता का कानून बना करके भी आदिवासियों की पहचान खत्म करने का षड्यंत्र है। दूसरा, एनआरसी, सीए और एनपीआर के माध्यम से उन आदिवासियों की को विदेशी घोषित करने का जो चौबे के द्वारा, ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा अभी जो बयान दिया है, तो ये तमाम प्रकार के षड्यंत्र आदिवासियों के विरोध में हो रहे हैं। अगर ये षड्यंत्र में ब्राह्मण सफल होते हैं, क्योंकि इस देश का शासक ब्राह्मण है, बाकी तो सब लोग सिर्फ अपने टाइम पास कर रहे हैं। वो ऑर्गेनाइज वे में हर व्यवस्था पे कब्जा किया हुआ है, क्योंकि इस देश की 3.5% ब्राह्मण है, लेकिन वो 3.5% लोगों की 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, जो एक पंचायत में सरपंच बनने की स्थिति नहीं है। अगर किसी गांव में जाएं और ब्राह्मण के नाम पे अगर वो वोट मांगे, तो ब्राह्मण के ज्यादा ज्यादा 1 या 2 परिवार उस गांव में रहते होंगे, वो सरपंच बन ही नहीं सकता है। तो ये जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं आदिवासियों की पहचान खत्म करने के लिए, ये सुनियोजित षड्यंत्र है। क्योंकि अगर ये षड्यंत्र में वो सफल होते हैं तो आदिवासियों की मूल पहचान के साथ साथ उनको तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार मिले हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये जो 1905 से जो षड्यंत्र हो रहे हैं,
किस किस नाम से संगठन बना करके उन्होंने आदिवासियों को घेरने का या अपने जाल में फंसाने का काम किया है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के माध्यम से भील सेवा मंडल का निर्माण किया। 1905 में भील सेवा मंडल बनाया, यानी भीलों की सेवा करेंगे। वो क्या सेवा करेंगे आप समझ सकते हो। महात्मा गांधी ने वनवासी सेवा मंडल, उससे पहले 1944 में इसका नाम था गौंड सेवक संघ। उस गौंड सेवक संघ का गांधी जी के नाम दिया वनवासी सेवा मंडल, यानी सभी सेवा कर रहे हैं। 1922 में ठक्कर बापा के माध्यम से फिर एक नया भील सेवा मंडल बनाया। 1941 में आरएसएस ने एक कमेटी बनाई, हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन, यानी जनजातीय अवशोषण की हिंदू पद्धति, यानी जनजातियों को यानी आदिवासियों को अपने में मर्ज करने की, अवशोषण करना यानी अपने में मर्ज करने की हिंदू पद्धति, यानी उनको हिंदू बनाना। और वही काम आज वर्तमान में भी चल रहा है। सदियों से एक जिसके संस्थापक थे निर्मल कुमार बोस और अभिषेक गुहा। 1952 में आरएसएस ने वनवासी कल्याण परिषद बनाया, वनवासी कल्याण आश्रम, जिसके संस्थापक थे बाबा साहेब देशपांडे। वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी को आरएसएस या ब्राह्मणों ने वनवासी आदिवासी को कहा गया है, कहीं गिरिजन कहा, कहीं वन बंधु कहा। तो उन आदिवासियों का कल्याण करने के लिए 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम बनाया। कितना कल्याण हुआ है आदिवासियों का आप समझ सकते हो। वर्तमान में लगभग 216 जिलों में नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को मारा जा रहा है। और वर्तमान में आरएसएस ने हिंदू युवा जनजाति संगठन, मतलब पहले तो वनवासी कल्याण बनाया, भील सेवाश्रम बनाया, वनवासी सेवा मंडल बनाया, और अब उसके सामने हिंदू लगा दिया, हिंदू युवा जनजाति संगठन। इससे आप समझ सकते हैं कि तमाम प्रकार के संगठन ब्राह्मण बना रहे हैं, उसका लीडर ब्राह्मण है, और जो भीड़ है, जो लोग है, सदस्य है, वो आदिवासी है, नेता गैर आदिवासी है। आदिवासी का संगठन, लेकिन उसका नेतृत्व करने वाला गैर आदिवासी है। आज भी आप देखें, राजनीति में भी आप देख ले, प्रत्येक जिले में आप देख ले कि जिला पूरा का पूरा आदिवासी बाहुल्य है, लेकिन उस जिले का चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसका जिला अध्यक्ष, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष या बीजेपी का जिला अध्यक्ष गैर आदिवासी मिलेगा। विधायक या सांसद हमारा हो सकता है, लेकिन उसका पीए गैर आदिवासी मिलेगा, और वो भी गैर आदिवासी में या तो ब्राह्मण होगा या बनिया होगा। इस और वर्तमान में जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं आदिवासियों की पहचान खत्म करने के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर साधु बाबाओं के प्रवचन किए जा रहे हैं, कथा भागवत के माध्यम से खीर पूरी खिलाते हैं वो आदिवासियों को, और उनका ब्राह्मणीकरण करना वो भोले भाले आदिवासी जानते नहीं है, क्योंकि पहले तो उनको इतना शोषण किया उनका कि वो खीर पूरी में ही जय जयकार करते रहते हैं। आदिवासी बेल्ट में बड़े पैमाने पर, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, मध्य प्रदेश सरकार में आदिवासी युवाओं को तैयार करके उनके रामलीला का वाचन करवा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बच्चों को वनवासी कल्याण परिषद या उनके और संगठनों के माध्यम से कर्मकांड की शिक्षा दी जा रही है।
भागवत पढ़ाने की शिक्षा दी जा रही है और उन आदिवासी क्षेत्रों में उन लोगों को प्रचारक के रूप में भेजा जा रहा है और वो मनगढ़ंत कपोल कल्पित राम और कृष्ण और उनके धर्म ग्रंथों की विभिन्न हमारे महापुरुषों का को उसके साथ में जोड़ करके, जैसे सबरी को जोड़ा, एकलव्य को जोड़ा, ये सब कपोल कल्पित है, इनका कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड नहीं है। राम ही कपोल कल्पित है तो सबरी भी कपोल कल्पित है, रामायण भी कपोल कल्पित है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका समय समय पर एविडेंस के आधार पर बात रखी गई है। तो इस तरीके से उन कुल मिलाकर के आदिवासियों को अपने जाल में फंसाना, अलग अलग तरीका अपना करके, अलग अलग मार्ग अपना करके, तो ये उनका एकमात्र उद्देश्य है कि ये आदिवासियों की को हिंदू जब बन जाएगा, आदिवासी को विदेशी घोषित कर दिया जाएगा और आदिवासियों को अमन सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा, तो आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति जो विशेष है, अलग से है, वो खत्म हो जाएगी और उसके साथ में जुड़े हुए तमाम प्रकार के जो अधिकार है उस पहचान के साथ में, उसके कस्टमरी लॉ के साथ में, उसका सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के साथ में, वो सब खत्म हो जाएगी। तो यही षड्यंत्र जो प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने आदिवासियों को विदेशी कहना और ब्राह्मणों को भारत का मूल निवासी बताया, जबकि डीएनए रिसर्च 21 मई 2001 माइकल बामसाद के माध्यम से सिद्ध हो चुका और उसमें अमेरिका के उताहा यूनिवर्सिटी के जो माइकल बामसाद और उसमें भारत के और अन्य देशों के लोग भी उस कमेटी में सम्मिलित थे और वो डीएनए रिसर्च हुआ और डीएनए रिसर्च पब्लिश हुआ है 21 मई 2001 को। और जब से वो 21 मई 2001 को डीएनए रिपोर्ट ने बताया कि यहाँ के SC ST OBC इनका डीएनए आपस में मिलता है, इसका मतलब ये बिछड़े हुए लोग हैं, ये डीएनए के भाई है और यहाँ की ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियां, ये इनका डीएनए यूरेशिया से मिला। तो आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, ये फोन आ गया था एक। तो वो डीएनए रिसर्च ने आ रही है सर। डीएनए रिसर्च से सिद्ध हो चुका कि ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का डीएनए यूरेशिया के लोगों से मिलता है और उनका डीएनए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से नहीं मिलता है। इसका मतलब है ये इतिहास के अनुसार ये विदेशी, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और भी ऐसे विभिन्न एविडेंस है कि ये आर्य बाहर के हैं। लेकिन डीएनए रिसर्च साइंस ने सिद्ध कर दिया। आप साइंस की रिपोर्ट अगर नहीं मानते हैं तो दुनिया के लोग उनको नालायक घोषित करेंगे कि साइंस जिसने सिद्ध कर दिया है उसको अगर नहीं मानते हैं तो जब से डीएनए रिसर्च की रिपोर्ट आई तब से आदिवासियों को टारगेट करके, आइसोलेट करके, क्योंकि आदिवासियों को टारगेट और आइसोलेट करना या सेग्रीगेट करने का उनका पीछे मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है कि आदिवासी जब तक इसके नाम पे आदिवासी है, इसको अगर इसकी पहचान खत्म नहीं करेंगे तब तक, अगर ये आदिवासी है तो बाकी दूसरे लोग
मतलब हम कौन हैं। तो ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों को खतरा महसूस होता है कि ये जब तक आदिवासी रहेगा तब तक हमारे ऊपर खतरा है। और डीएनए रिसर्च से भी ये सिद्ध हो चुका है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट ये प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने 2006 में पब्लिश की थी और उसमें माना था कि हम विदेशी है। और ये अन्य लोग फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, रिटायर्ड जज मार्केंड काजू से खिलवाया गया कि आदिवासी ही मूल निवासी है। मतलब ये आदिवासी को सेग्रीगेट करने का, आइसोलेट करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कि नाथ किसी आदिवासी ने पूछा काटजू साहब से कि हम कौन है, क्या है, हमको प्रमाण पत्र दीजिए। जब डीएनए रिपोर्ट, आप कोई साइंस के व्यक्ति नहीं हो, नहीं आपके पास में एक ऐसा कोई पैमाना है जिससे आप नाप करके बता दो कि हाँ आदिवासी मूल निवासी है, बाकी सब यानी 92%, यानी वो SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो ध्रुवीकरण हो रहा है वामसेप के माध्यम से, उस ध्रुवीकरण के माध्यम से वो जुड़े नहीं। ये षड्यंत्र है उनका, ताकि वो आइसोलेट हो जाए। और उन्होंने जो कांग्रेस और बीजेपी में उनकी दलाली कर रहे हैं, उन लोगों को काम पे लगा रखा है उन्होंने। और वो बोल रहे हैं नहीं हम ही आदिवासी है, हम ही मूल निवासी है, बाकी सब गैर आदिवासी है, कोई मूल निवासी है, हम आए, हमारा ही देश है। ये उनको काम पे लगा रखा है। और कई फेक आइडिया, फर्जी आइडिया बना करके ब्राह्मण बनिए भी आदिवासी के नाम पर फेक आइडिया, फर्जी आईडी बना करके सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहते हैं कि हम ही ये हैं। तो ये षड्यंत्र अब वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने निरंतर समाज का प्रबोधन और जागरण करके और प्रशिक्षित करके सब षड्यंत्र का पर्दाफाश कर चुके हैं। अब भ्रमित होने वाले नहीं है। और जो भ्रमित है वो भी आज नहीं, वो इग्नोरेंस में भ्रमित है। आज नहीं कल वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ जुड़ जाएंगे, कोई विकल्प नहीं है। वो आज जुड़ते हैं तो मान सम्मान के तहत जुड़ते हैं। और वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के जो लीडर है उनके जूते खाने के बाद आओगे, कहां जाओगे। जो जिस तरह की वो सुनामी चला रहे हैं, जिस तरीके से वो सब कुछ संविधान और संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो कहां जाओगे। तो जो प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने जो कहा है, वो कोई प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे कोई वैज्ञानिक नहीं है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने जिन जातियों को विदेशी घोषित किया, करने का षड्यंत्रकारी बयान दिया, वे वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं और उनकी अपनी ऐतिहासिक पहचान है, उनकी अपनी भाषा और लिपि है। और वो ऐसे लोग हैं जिनका इतिहास है, संथाल, मुंडा, गोंड, भील, इनका इतिहास है। ये ऐसे गण थे जिनके पुरखों का इतिहास है, जिनमें क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं, मार्शल लोग रहे हैं। तो ये खत्म करने के लिए ज्ञानेश्वर चौबे ने इस तरह का ऐसा बयान ब्राह्मणों ने दिलवाया। ये कह सकते हैं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ये दिलवाया, क्योंकि वो उनका मेन एजेंडा बिना उनके बॉस के पूछे वो कोई भी मुंह नहीं खोलते हैं। तो उससे बयान दिलवाया कि संथाल, मुंडा, गोंड, भील यानी छोटा नागपुर और मध्य भारत की प्रमुख जनजातियां
5000 साल पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में आए थे। इसका मतलब काटजू कह रहा है कि यह भारत के मूल निवासी है, और फिर अब ये कह रहे हैं कि ये तो 5000 साल पहले आए थे। और ब्राह्मणों के कहते हैं कि ब्राह्मण ये 5000 ईसा से 2000 साल पहले विदेश गए थे और वापस भारत में आए, यानी ये भारत के ही मूल निवासी है ब्राह्मण। तो इसका डीएनए रिसर्च 21 मई 2001 से पर्दाफाश हो चुका है। सिद्ध हो चुका है कि ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग ये यूरेशियाई है। और राखीगढ़ी का जो डीएनए रिसर्च, जो कंकाल मिले थे, उस कंकाल का डीएनए रिसर्च से भी सिद्ध हो चुका है कि उन कंकाल में ब्राह्मणों का और तत्सम ऊंची जातियों का डीएनए नहीं मिला। इसका मतलब ये भारत के नहीं है। इसलिए ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है ये फर्जी है, क्योंकि व्यवस्था पर, मीडिया के ऊपर सब कुछ उन्हीं का कब्जा है। वो कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ होता है वो जो भी बोले लोग उसी को मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनको षड्यंत्र पूर्वक भय पैदा करके, उनको आर्थिक रूप से शोषण करके, उनके हत्याएं करके, इस तरीके से जो काम चल रहा है उसके माध्यम से अभी जो बड़े पैमाने पर हमारे आदिवासियों को भ्रमित करने के लिए आदिवासियों को अलग अलग देश में कई नक्सलवाद के नाम पे मार रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में घटनाएं घटी, नेमावर जिला देवास में 5 आदिवासियों की हत्या करके 10-10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया, और 45 दिन के बाद में पता चल रहा है। तो समझ सकते हैं आप, अभी अभी आदिवासियों को पहले वो हिंदू और मुसलमान या ईसाइयों से या अन्य लोगों से आपस में लड़ाते थे, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते थे, और ईसाई और गैर ईसाई, जैसे आदिवासी बेल्ट में जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं उनको कह रहे हैं कि ये आदिवासी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसका विरोध करिए। अरे आरक्षण खत्म हो चुका है, शिक्षा खत्म हो गई है, नौकरियां खत्म हो गई है, गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हो है, पूरा गवर्नमेंट सेक्टर को निजी सेक्टर में बदल दिया है, और बड़ी बड़ी कंपनियों बनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचा जा रहा है। सब कुछ खत्म हो गया है, और उन भोले भाले आदिवासियों को अपने जाल में फंसा करके और आदिवासी को दूसरे आदिवासी से लड़ा रहे हैं, और सब कुछ खत्म है। तो ये जो षड्यंत्र को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो साथियों, ये डीएनए रिसर्च की जो रिपोर्ट है, जो प्रोफेसर चौबे के द्वारा प्रचारित की जा रही है, इससे हमको वामन मेश्राम साहब के वीडियो सुनने की जरूरत है। डीएनए के ऊपर उन्होंने बहुत सारे, और 21 मई 2001 का डीएनए रिसर्च, राखीगढ़ी का डीएनए रिसर्च, ये सब आप लोग जानेंगे, समझेंगे, वीडियो सुनेंगे। और डीएनए रिसर्च के ऊपर हमारी बुक्स भी है, साहित्य भी उपलब्ध है, अन्य राइटर के भी, हमारे मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट के भी है। तो ये डीएनए रिसर्च के माध्यम से सिद्ध हो चुका है कि यहाँ के SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित क्यों हुआ भारत में, बड़े पैमाने पर सिख बने, ईसाई बने, बुद्धिस्ट बने, लिंगायत बने, मुस्लिम बने, ईसाई बने। ये सभी ब्राह्मणों की ऊंच नीच, गैर बराबरी, छुआछूत की व्यवस्था से अपमानित और प्रताड़ित होकर के इन्होंने धर्म बदला है।
और किसने किया? धर्म परिवर्तन किसने किया? SC ST OBC ने। ब्राह्मणों ने भी धर्म परिवर्तन किया। वो उधर की व्यवस्था में, जैसे आप देखें, बुद्ध एक था, बुद्ध की विचारधारा एक थी, लेकिन वो बुद्धिज्म में ब्राह्मणों ने घुसपैठ की तो उस बुद्धिज्म को हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान में विभाजित कर दिया। महावीर एक थे, लेकिन उस जैन धर्म का उन्होंने आविष्कार किया या वो संस्थापक रहे, एक अलग दिशा दी और उसमें ब्राह्मणों ने घुसपैठ की। उसमें भी जैन आज 4 तरह के, कोई स्थानक वाले हैं, कोई श्वेतांबर है, कोई पीतांबर है, कोई, तो ये जहां जहां भी घुसपैठ की, तो ये तमाम प्रकार जहां जहां भी हमारे लोगों ने अलग रास्ता अपनाया और वहां पर घुसपैठ करके आज बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म, नया बुद्धिज्म दिया आजाद भारत में। तो उसमें भी घुसपैठ करके कई नकली, यानी ब्राह्मण बनिए, बुद्धिस्ट का चोला पहन करके वो हमारे समाज को वही ब्राह्मणवाद से उनके चरण छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनका वही उनको ठगने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो उनका DNA का के माध्यम से हमारे आदिवासियों का सत्यानाश कर रहे हैं। और दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में जो अलग अलग धार्मिक एवं सामाजिक समूह और उनके अलग अलग कस्टमरी लॉ है, अलग अलग उनके पर्सनल लॉ है, उनको सबको खत्म करके मनुस्मृति के काले कानून SC ST OBC और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी के ऊपर थोपने का, मुसलमानों पर थोपना, सिखों पर थोपने का यह बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है। क्योंकि समान नागरिक संहिता बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को परिभाषित किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन में लिखा है कि द स्टेट शेल endeavor to secure for the citizen uniform civil code throughout the territory of India। अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर का कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में मत था कि इस देश के सभी नागरिक समान हैं, उन सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो बाबा साहब अम्बेडकर का कॉमन सिविल कोड अलग था। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता जैसे कानून लागू होते हैं तो साथियों, आदिवासियों का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आदिवासी अलग, उसके साथ में आदिवासियों की अलग पहचान और अन्य मूल निवासी जातियां या तमाम गैर आदिवासियों से आदिवासियों को अलग से पहचान और अलग से उनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 244 के तहत। तो साथियों, अगर समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म होगा, जिसके माध्यम से उसके साथ ही कस्टमरी लॉ के साथ ही जुड़े हुए हैं तमाम प्रकार के अधिकार। तो आदिवासियों का कस्टमरी लॉ क्या है? यानी आदिवासियों के जन्म से लगा करके मृत्यु तक होने वाले संस्कार ब्राह्मणों से, यानी वो तथाकथित हिंदुओं से
हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू शब्द ना रामायण में है, ना गीता में है, ना वेद में है, ना पुराण में है। यह हिंदू शब्द कब आया, कैसे आया, और यहां तक कि उनका बहुत बड़ा विद्वान आदमी दयानंद सरस्वती ने 1885 में आर्य समाज का गठन किया, हिंदू समाज का गठन नहीं किया। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। उसमें लिखा, स्पष्ट उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि हिंदू यह मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है जो हमें स्वीकार नहीं। तो आदिवासियों का जो कस्टमरी लॉ है वो क्या है कि आदिवासियों के जन्म से लगा करके मृत्यु तक होने वाले तमाम प्रकार के संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार या मृत्यु संस्कार, ये तमाम प्रकार के जो संस्कार होते हैं वो हिंदुओं से अलग है, यानी ब्राह्मणों से अलग है। आदिवासियों पर हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब अम्बेडकर उस हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम प्रकार के महिलाओं को ये जो अधिकार दिए थे, वो हिंदू कोड बिल वो आदिवासियों को लागू नहीं है। आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है। आदिवासियों को शारदा एक्ट 1928 लागू नहीं है। ये सब हिंदुओं को लागू है, ये आदिवासियों को लागू नहीं है। इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न जजमेंट है, लगभग 16 जजमेंट है, जिसके आधार पर यह सिद्ध हुआ कि आदिवासी हिंदू नहीं है। क्योंकि आदिवासियों की कला, सभ्यता, परंपरा, प्रथाएं, मान्यताएं वो हिंदुओं से अलग है। हिंदू मूर्ति पूजक है और आदिवासी प्रकृति पूजक है, यानी इनकी पूजा पद्धति भी अलग अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म हो जाएगा, यानी आदिवासियों की जो विशेष पहचान है वो विशेष पहचान खत्म हो जाएगी। यानी आदिवासियों की पहचान क्या है साथियों? जब भारत में 1882 में हंटर कमीशन आया था, भारत के विभिन्न सामाजिक समूह को प्रतिनिधित्व देने के लिए, तो उस हंटर कमीशन ने आदिवासियों को पहचान दी थी। अंग्रेजों ने आदिवासियों को पहचान दी थी कि जिनमें टेरिटोरियल पोजेशन है, जिसमें खास विशेष प्रकार का कल्चर होता है, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण होते हैं, उनको आदिवासी कहा गया अंग्रेजों ने। और उसी के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों को संवैधानिक पहचान दी आर्टिकल 342 के तहत। आर्टिकल 342 में बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों की व्याख्या की कि जो सोशली बैकवर्ड यानी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आज भी आप देखें, हम तथाकथित आजादी के 75 साल के बाद आज भी हम जैसे पढ़े लिखे लोग जहां रह रहे हैं, वहां पर ना मोबाइल का नेटवर्क है, ना इंटरनेट का नेटवर्क है, ना अन्य विकास की साधन संसाधन है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। आज भी जो शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए या गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए, आज भी वो उपलब्ध नहीं है, हम जैसे लोगों को नहीं है। आज भी हमारे बहुत सारे लोग आज
वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है पढ़े लिखे लोगों को। आज जूम ऐप क्या होता है, जूम ऐप पे कैसे जुड़ना है, ऐसे टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक जानकारी आज हमारे पढ़े लिखे लोगों को नहीं है। तो हम विचार करें कि हमारे समाज में जो अधकचरे पढ़े लिखे हैं, जो ब्राह्मणों ने सिर्फ उनको खीर पूड़ी खिला करके धर्म और आस्था के रंग में चोला पहना करके उनको उनका ब्लैकमेल कर रखा है, उनका सत्यानाश कर रखा है, उनकी क्या हालत होगी। आप देखें, पैदल यात्रा जा रहे हैं, कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं और पैदल पैदल जा रहे हैं अच्छे पढ़े पढ़े एजुकेटेड लोग। अरे मैं ये कह रहा हूं कि भैया, अभी राजस्थान में रामदेवरा की यात्रा, हमारे मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि भैया जो गए हैं उनको कोई लाभ हुआ है अभी तक? चलो ठीक है, तीर्थ यात्रा जाइए, लेकिन तुम 1 महीने तक पैदल पैदल जाओगे, अपना समय, अपना बुद्धि, अपना हुनर, अपनी क्षमता, शारीरिक क्षमता सब बर्बाद होगी। अगर जाना ही है किसी पर्यटन केंद्र पे, किसी स्थान से श्रद्धा है, आस्था है, तो जाइए ना, गाड़ी है, गाड़ियां जाइए, गाड़ियों से जाइए। क्या इतने की 2-2 महीने की पैदल यात्रा, ये साधन संपन्न लोग जो हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, पूंजीपति लोग हैं, ये देश को लूट लूट करके विदेशी बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं। अगर ये इतने ही धर्मात्मा होते तो हमारे देश पे डाका नहीं डालते, हमारे देश के आम लोगों को सत्यानाश के प्रबंध नहीं करते, ये धर्मात्मा होते तो ये हमारे जो पढ़े लिखे लोग, उनको इस तरह की दिमाग की खुराक दे रखी है कि वो बिल्कुल भी अपने दिमाग का उपयोग और प्रयोग करना ही नहीं चाहते हैं और नहीं हमारी बात सुनना चाहते हैं। आज बड़े पैमाने पर वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग, जिसका डेटा हमारे बेरोजगार मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने अभी चरणबद्ध आंदोलन किया था, उसके डेटा घोषित किए थे, पत्रक में घोषित किए थे कि इतने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हाईली क्वालिफाइड लोग डेली आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले की भोपाल की घटना, भोपाल मध्य प्रदेश की घटना, एक इंजीनियर ने बीबी, मियाँ बीबी दोनों ने जहर पिया और अपने 12-12, 15-15 साल के बच्चों को अपने हाथों से उनका गला रेत करके, मशीन चला करके 4 लोगों की आत्महत्या, या अभी 2 दिन पहले की बात है। और बेरोजगारी से तंग आकर के आप लोगों ने अखबार में न्यूज पढ़ी होगी। एक तरफ कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, पुण्य कर्म से जीवन मिला है, 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद मिला है। अरे जब ऐसा हुआ है, पुण्य कर्म थे, संचित कर्म थे, भाग्य का उदय भी हुआ, भगवान की कृपा भी हो गई, तो फिर ये ऐसे वेल क्वालिफाइड लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कहाँ गया वो पुण्य कर्म, कहाँ गया वो भाग्य, कहाँ गया वो भगवान की कृपा? किस पे होगी वो भगवान की कृपा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, अगर हम उन बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों के ऊपर या उनके द्वारा कही गई बातों पे अगर ध्यान देंगे कि आपका उद्धार करने के लिए कोई आने वाला नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो ही आप अपना उद्धार कर पाएंगे, और ये उन्होंने करके दिखाया। तो हम हमारे महापुरुषों की सुनने की बजाय हमको गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं। ये सोचने की जरूरत है। और जो जिन लोगों को समझ में आ गई है, उनको हमारे समाज को जागृत, उनका प्रबोधन करने के लिए, उनको जगाने के लिए जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो साथियों, जो संविधान के माध्यम से हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहचान दी थी कि जो सोशली बैकवर्ड, यानी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जिसमें ट्राइबल यानी कबीलाई गुण हैं,
ट्राइबल ट्रेड, कबीला की, ये हमारे कबीला यानी गण, और जिसके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं होता है। अनटचेबिलिटी का व्यवहार होता है अछूत जातियों से, जिसको संविधान ने अनुसूचित जाति कहा है। और आदिवासियों के साथ में अनटचेबिलिटी का व्यवहार, क्योंकि वो जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में पहुंच गया, ब्राह्मणों की गुलामी या स्वीकार नहीं की, ब्राह्मणों की व्यवस्था को लात मार करके चाहे वो जंगलों में चले गए, लेकिन ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार नहीं की। इसलिए जब वो इधर सिविल सोसाइटी से ही कट गया, जंगलों में चला गया, तो कौन उनसे छुआछूत अनटचेबिलिटी का व्यवहार करेगा। तो ऐसे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक पहचान दी संविधान के माध्यम से, जिसको कहा गया शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, और उनके लिए स्पेशल आर्टिकल बनाया 342। तो साथियों, यदि आदिवासी हिंदू बन जाता है, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, मूल पहचान, आदिवासी पहचान खत्म हो जाएगी। और यदि आदिवासियों पे कॉमन सिविल कोड लागू हो जाता है और आदिवासियों को विदेशी घोषित कर दिया जाता है, और आदिवासियों को एनआरसी, एनपीआर और सीएए के कानून लागू करके उनको भारत का विदेशी नागरिक घोषित कर दिया जाता है, तो आदिवासियों की पहचान खत्म हो जाएगी। और आदिवासियों की पहचान खत्म होते ही संविधान के माध्यम से मिले तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार, शिक्षा के, नौकरी के, पदोन्नति के जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) में दिए हैं, आर्टिकल 275 में स्पेशल बजट का अधिकार दिया है, आर्टिकल 330, 332 में उनको लोकसभा और विधानसभा में नेता बनने का, एमएलए, एमपी बनने का जो अधिकार दिया है वो भी खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 244 के तहत जो 5वीं 6ठी अनुसूची, यानी 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों को विशेषाधिकार मिला है। यानी विशेषाधिकार का मतलब है, यानी 5वीं अनुसूची में स्वायत्त शासन के अधिकार, यानी वो जिस एरिया में रहता है उस एरिया में वो स्वयं का शासन स्थापित कर सकता है। वो जिस एरिया में रहता है उस एरिया का वो मालकियत का अधिकार, यानी जल, जंगल, जमीन, वो जमीन के अंदर छुपी हुई बहुमूल्य से बहुमूल्य 89 प्रकार की धातुएं हैं साथियों, उन धातुओं का मालिक आदिवासी है। ये संविधान ने 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत उनको मालिकाना हक दिया है। यानी उन बहुमूल्य धातुओं में साथियों सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, कोयला है, प्लेटिनियम है, यूरेनियम है, मैग्नीशियम है। ये तमाम प्रकार की जो बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुएं हैं, जिनका वर्तमान में 80,000 लाख करोड़ रुपए उनकी अनुमानित कीमत है। 80,000 लाख करोड़। अगर 80,000 लाख करोड़ भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी है। यदि 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी है, उनमें 80,000 लाख करोड़ की जो 35% गवर्नमेंट की नियम के अनुसार 35% रॉयल्टी भी अगर मिल जाती है, तो प्रत्येक आदिवासी को
कम से कम 100 करोड़ रुपए उनके हिस्से में आएगी। उनके सामने, उन आदिवासियों के सामने कोई टाटा, बिरला, अंबानी, कोई भी पूंजीपति, अरबपति उनके सामने नहीं लग सकता। लेकिन आज बड़े पैमाने पर भूखमरी का शिकार है, 2 समय का भोजन भी उसको नसीब नहीं हो रहा है। ये इतना सत्यानाश उन आदिवासियों का हो चुका है। तो साथियों, आदिवासी समाज में हजारों छोटे मोटे संगठन हैं, गली मोहल्ले के संगठन हैं, महापुरुषों के नाम पे छोटे मोटे संगठन बना रखे हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है इनके पास। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का 22 राज्यों में, 195 जिलों में और लगभग 650 तहसीलों में आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का नेटवर्क है। और ये एकमात्र देश का केडर बेस्ड संगठन है और वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। अब आज वर्तमान में इस देश में लोकतंत्र खत्म है, ब्राह्मण तंत्र है, थोड़ा बहुत विपक्ष बचा, विपक्ष भी खत्म है, विपक्ष नहीं है, वामन मेश्राम साहब ही विपक्ष है, जो ब्राह्मणों के, चाहे वो प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो या धार्मिक हो या और भी अन्य तरह के षड्यंत्र हो, उनका वो खुल करके पर्दाफाश करते हैं और हमारे समाज को जगाते हैं कि ये षड्यंत्र आपके के सत्यानाश के लिए नई नीतियां बनाई जा रही है इन शासक जातियों के द्वारा। तो ये जो षड्यंत्र है, आदिवासियों को का शोषण करने के लिए आदिवासियों को इस कदर पहुंचा दिया है, विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर नेशनल पार्क, नेशनल अभ्यारण्य, नेशनल कॉरिडोर, बड़े बड़े कल कारखाने औद्योगिकरण के नाम पे और बांध बनाने के नाम पर जो भी विस्थापित हुआ तो आदिवासी हुआ, उसमें 10-20% गैर आदिवासी भी हो सकते हैं। अरे आधे पर जाते रहता खेलने। तो ये तमाम प्रकार के मोबाइल में कर हूं कारण आदिवासी बेदखल हो चुका है। यानी आज 50% आदिवासी अपने जल जंगल जमीन से विस्थापित हो चुका है। यानी संविधान के विरोध में जाकर के उस क्षेत्र में बिना ट्राइबल एडवाइजरी समिति और बिना आदिवासी ग्राम सभा भी होगी तो फर्जी बना करके फर्जी लोगों को। और आज भी जैसे हमारे ब्रिजमोहन मीना साहब ने कहा कि आदिवासियों के लिए जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनती है वो आदिवासी नहीं होता है, उसका मुखिया वो गैर आदिवासी होता है। तो ये सब संविधान के विरोध में जाकर के काम कर रहे हैं। और हमारे जो नेता है 47 सांसद है और 450 विधायक है, वो या कांग्रेस के या बीजेपी के हाई कमान के गुलाम हैं। वो अपना मुंह भी नहीं खोलते। अगर वो अपने मुंह खोलते होते और विधानसभा और लोकसभा में हमारे विरोध में, हमारे सत्यानाश के लिए कानून पास किए हो रहे होते और उस समय अगर वो बोलते तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती और न ही हमको राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बनाने की जरूरत होती। क्योंकि हमारी समस्या ही अगर नहीं होती, हमारे नेता है, हमारे विधायक है, हमारे सांसद है, हमारे प्रतिनिधि है, पंचायत से लगा करके संसद तक
आज संविधान के माध्यम से बड़े पैमाने पर जो अधिकार मिले, उस अधिकारों की बदौलत हमारे समाज में पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारियों का निर्माण हुआ। वो अधिकारी कर्मचारी भी उन्हीं की व्यवस्था में शासन प्रशासन पे वही तत्सम ऊंची जातियों के ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के कब्जा है। उनकी व्यवस्था में अगर वो काम करेंगे तो वो सिर्फ नौकरियां बचाने में लगे हुए हैं। तो साथियों, ये तमाम प्रकार के आदिवासियों को का शोषण करने के लिए, आदिवासियों को बेदखल करने के लिए, आदिवासियों के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से बेदखल करके नॉन शेड्यूल एरिया यानी शेड्यूल एरिया से बेदखल करके नॉन शेड्यूल एरिया में पुनर्वसन किया जा रहा है। जहां आदिवासी रहता था वहां उसको संविधान के तमाम संवैधानिक अधिकार, और वो नॉन शेड्यूल एरिया में अगर पुनर्वसित हो गया तो वो उसके पास में जाति प्रमाण पत्र के लिए भी कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, उसके बच्चों का भी कोई भविष्य नहीं है। कल से वो बोल देंगे तुम्हारे पास 50 साल का रिकॉर्ड है, बाप दादा के पास जमीन जायदाद या मकान संपत्ति का कोई रिकॉर्ड हो तो पटवारी से लेके आओ। तो वो तो फैक्ट्री में डूब गई है या तालाब में डूब गई है, पानी के अंदर है उसके पुरखों के, तो वो कहाँ से रिकॉर्ड लेके आएगा, कौन सा पटवारी देगा। तो ये तमाम प्रकार की जो उन आदिवासियों के साथ में जो षड्यंत्र हो रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पर जो जंगलों के आसपास आदिवासी रह रहे हैं उनके को कह रहे हैं कि तुमने अतिक्रमण करके इस जमीन पे कब्जा कर रखा है। 13 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ने जजमेंट दिया था। 15-16 राज्यों के आदिवासियों, लगभग 20 से 22 लाख आदिवासियों ने जो दावा प्रस्तुत किया था कि हम यहाँ सदियों से रह रहे हैं, ये जमीन हमारी है, इसके लिए नया कानून बनाया, पैसा कानून है कि जो आदिवासी जहाँ रहता है उसको, और जो आदिवासी सदियों से रह रहे, आजादी के पहले से रह रहे हैं, उनके पास उनके प्लान बना करके इन शासक जातियों ने, क्योंकि हर व्यवस्था पे उन्हीं का कब्जा है, तो प्लान बना करके उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं तैयार किया। उनकी ना रजिस्ट्री है उनके पास, ना मकान की, ना उनके पास जो जमीन है। और बहुत सारे आदिवासियों की तो आप लोगों ने देखा होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे कि ये लोग उन आदिवासियों की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम पे कर लेते हैं। ये सोनभद्र की घटना है जो 17 जुलाई 2019 को घटित हुई थी। सोनभद्र उत्तर प्रदेश कि वहां का प्रभात मिश्रा नाम का जो कलेक्टर रहा, उन्होंने अपने अंडर में जो तहसीलदार पटवारी होते हैं उनके माध्यम से उन आदिवासियों की जमीन अपने और अपने परिवार के नाम पे कर ली, और लंबे समय से वो अपना कब्जा लेना चाह रहा था, लेकिन उन आदिवासियों ने कब्जा नहीं दिया। कोल और गोंड आदिवासियों की जमीन थी वो, तो उन्होंने उस गांव के मुखिया को वो जमीन ऊपर ही ऊपर भेज दी, और वो गांव का मुखिया लगभग 300 लोगों को ट्रैक्टर में भर करके बिहार से लेकर के आया और उन आदिवासियों का कत्लेआम किया। 10 आदिवासियों को ऑन स्पॉट कत्लेआम किया। ये उदाहरण है साथियों, वो क्या कर सकते हैं। और जिन आदिवासियों को विकास के नाम पर जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, और वो आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए विरोध करता है, तो उसको नक्सलवाद के नाम पर, माओवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उसको निरंतर मारा जा रहा है। ब्राह्मणों ने कश्मीर समस्या का नाम दे करके कि ब्राह्मणों, कश्मीरी पंडितों को बेदखल करके और ये किया। जब कश्मीर समस्या का समाधान किया जा सकता है तो नक्सलवाद की, माओवाद की या उग्रवाद की समस्या का, उन आदिवासियों की समस्या का समाधान करने
तो साथियों, ये समस्या जो कहते हैं कि जो समस्या का निर्माता है, यानी जो समस्या का निर्माण करता है, जो समस्या पैदा करता है, वो समाधान नहीं करता है। उदाहरण के लिए, जिस मलेरिया का मच्छर के काटने से आपको मलेरिया की बीमारी हुई, आप उस मलेरिया के मच्छर के पास जाएंगे कि भैया मेरा मलेरिया ठीक कर दे? संभव है? तो जो समस्या का निर्माता है वो समाधान नहीं करेगा। और हमारे लोग उन्हीं के साथ में समाज के संगठन बनाते हैं और समाज बीजेपी और कांग्रेस को गालियां देते हैं कि इन्होंने पिछले 70-71 साल में हमारे आदिवासियों का कुछ नहीं किया और इन्होंने मूर्ख बनाना, इनको वोट बैंक का रूप में इस्तेमाल किया और ये किया। और जब चुनाव आता है तो वही कांग्रेस और बीजेपी के साथ जाकर के या ऐसी पार्टियों में सम्मिलित होते हैं जिसका नियंत्रण ब्राह्मणों के हाथ में होता है, जिनके प्रवक्ता ब्राह्मण होते हैं, या कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ब्राह्मणों के नियंत्रण निर्देशन में काम करते हैं। तो ये तमाम प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं आदिवासियों के साथ में। जो आदिवासी आसपास जंगलों के आसपास रहता है, वो जंगलों की वनोपज, लाख गोंद है, तेंदुपत्ता है और अन्य जड़ी बूटियों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। वो अगर आदिवासी वहां जाता है, वैसे तो अभी उन जंगलों में वो चीजें खत्म कर दी है, प्लान बना करके वो इस तरीके से जो आदिवासियों को रोजगार मिलता था, ऐसे पेड़ पौधे खत्म करके आप जाइए बड़े बड़े जंगलों में, या तो शीशम या सागौन के पेड़ लगा दिए या यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए। अब शीशम, सागौन और यूकेलिप्टस से आदिवासियों को क्या रोजगार मिलेगा? मतलब जिन जंगलों से, जिन पेड़ पौधों से आदिवासियों को रोजगार मिलता था, वो जंगल खत्म कर दिया। और जो आदिवासी थोड़े बहुत जाते हैं इधर उधर अपने गाय भैंस चराने के माध्यम से, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जबरन झूठे प्रकरण बना करके किए जा रहे हैं। इन तमाम प्रकार के षड्यंत्र के लिए जो तीसरा विषय आज के चर्चा सत्र में रखा है साथियों, उस तीसरे विषय को हमको जानना समझने की जरूरत है कि आदिवासियों का राष्ट्रव्यापी संगठन अथवा वर्तमान विद्यमान विभिन्न संगठनों का संवैधानिक उद्देश्य पूर्ति के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकरण होने से ही आदिवासियों की मौलिक समस्याओं का समाधान संभव है। एक सकारात्मक चिंतन। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जितने भी मूल निवासी समाज के छोटे मोटे लगभग 6 लाख संगठन हैं, उनको अपने झंडे, डंडे, बैनर और एजेंडे के साथ में एक मंच पे इकट्ठा होने के लिए, संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए आह्वान कर रखा। और उसके लिए 6-6 महीने की परिवर्तन यात्राएं निकाली उन लोगों को जोड़ने के लिए। और इसी तरीके से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भी इसी मुहिम में लगा हुआ है कि जो भी आदिवासियों के छोटे मोटे संगठन है, जाति के नाम पे संगठन है, समाज के नाम पे संगठन है, या हमारे महापुरुषों के नाम पे संगठन चल रहे हैं, क्षेत्रीय लेवल के संगठन है, राज्य स्तर के संगठन है, ये जो संगठन है, इन संगठनों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद लंबे समय से कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कर रही है कि
ये छोटे छोटे संगठन से हम हमारा समय, बुद्धि, पैसा, हुनर विभाजित कर रहे हैं। इसलिए हमारी समस्याएं राष्ट्रीय स्तर की है, हमारी समस्याएं कॉमन हैं, हमारे अधिकार सबके कॉमन हैं। तो हम अलग अलग लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, आइसोलेशन में क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि जो साधन संपन्न लोग हैं, आप देखेंगे पटेलों का आंदोलन, हार्दिक पटेल का आंदोलन चले, वो लैंडलॉर्ड लोग हैं, उन्होंने आंदोलन चलाया, उनकी पिटाई हुई, यहाँ तक कि कुछ लोगों की हत्या भी हुई, कई फर्जी प्रकरण बनाए। क्या उनकी समस्याओं का समाधान हुआ? मराठाओं ने आंदोलन किया, गुजरों ने आंदोलन किया, जाटों ने आंदोलन किया। तो आइसोलेशन में अगर हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हम कितने ही सक्षम हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो साथियों, ये जो मौलिक समस्या, चाहे एससी की मौलिक समस्या हो, ओबीसी की मौलिक समस्या हो, या एनटी डीएनटी विजीएनटी की मौलिक समस्या हो, या आदिवासियों की मौलिक समस्या हो, सभी की मौलिक समस्याओं का निर्माण व्यवस्था की वजह से हुआ है और व्यवस्था पर कब्जा ब्राह्मणों का है। व्यवस्था पर कब्जा ब्राह्मणों का है और आइसोलेशन में रहकर, यानी अलग अलग रहकर, ना एससी, ना एसटी, ना ओबीसी, ना एनटी, ना डीएनटी, ना विजीएनटी, ना तमाम प्रकार की माइनॉरिटी, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, मुस्लिम, ये तमाम प्रकार की माइनॉरिटी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। 52% ओबीसी है, अकेले अकेले इसका मुकाबला करने के लायक नहीं है। यानी ओबीसी तो जानता ही नहीं है कि उसके पास साथ में कैसे षड्यंत्र हुए, क्या क्या धोखेबाजी हुई है। यानी 52% ओबीसी को 42 साल के बाद एक टुकड़ा डाल दिया, जबकि संविधान ने आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी को संवैधानिक पहचान और संवैधानिक अधिकार देने की कोशिश की, 341 के तहत एससी को, 342 के तहत एसटी को। तो जब संख्या ने एससी और एसटी को संख्या के अनुपात में शिक्षा में, नौकरी में, पदोन्नति में, राजनीति में, तमाम प्रकार के क्षेत्रों में, सेक्टर में संख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया, आरक्षण दिया, और ओबीसी जो 52% है उनको 42 साल के बाद, एससी एसटी को 1950 में ये अधिकार मिल गए और ओबीसी को 1992 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से वो अधिकार मिले। तो ऐसा 52% लोग आज भी 52% लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, राजनीति में रिजर्वेशन नहीं है, और आज भी कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में ही है, उनको 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि सेंट्रल ने 27% आरक्षण दिया है। तो ये तमाम प्रकार की, अभी भी उनको मेडिकल में नीट के माध्यम से जो एडमिशन होना था, हाँ अभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आंदोलन किया है, तो अभी उनको मेडिकल में, इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन का अभी वो खुला है, नहीं तो वो उनको आरक्षण नहीं मिल रहा था। जब 52% ओबीसी इन समस्याओं का मुकाबला करने के लायक नहीं है, तो 15% एससी और 8% एससी का तो सवाल ही नहीं उठता है संगठित ब्राह्मणों का मुकाबला ये करे। तो इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को ब्राह्मणों की व्यवस्था
के कारण ब्राह्मणों ने पूरी व्यवस्था के ऊपर कब्जा करके एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को गुलाम बना रखा है। इस गुलामी को खत्म करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को इकट्ठा होकर, संगठित होकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन को गांव स्तर पर मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के सभी लोगों की समस्याओं का, यानी मौलिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन भारत की शासक जातियां ऐसा होने नहीं देना चाहती है। वो नए नए षड्यंत्र कर रही है। भारत के ब्राह्मण आदिवासियों को वामन मेश्राम साहब के द्वारा चलाए जा रहे बामसेब के आंदोलन से जुड़ने से रोकने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आदिवासी ही मूल निवासी है, आदिवासी विदेशी है। तो ऐसे तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इस तरह का गुलाम भारत में गांधी जी ने भी आदिवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से जोड़ने के लिए षड्यंत्र किया था। हमारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि ठक्कर बाबा के माध्यम से उन आदिवासी क्षेत्रों में घुसपैठ की। जिस तरीके से आज वर्तमान में आदिवासी क्षेत्रों में घुसपैठ करके आरएसएस और आरएसएस के विभिन्न संगठनों ने आदिवासियों का दिमाग डाइवर्ट करके उस आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी को, उन आदिवासी राज्यों में बीजेपी को सत्ता में पहुंचा दिया, तो ये उसी के परिणाम है। तो इस तरीके से साथियों, ठक्कर बाबा के माध्यम से आदिवासियों को गांधी जी ने मूर्ख बनाया। गांधी जी बनिया थे, बैरिस्टर थे, पूंजीपति थे, लेकिन उन आदिवासियों को मूर्ख बनाने के लिए अपना भेष बदला, जिसको अपने भारत में बहरूपिया कहते हैं। उन आदिवासियों के बीच में अपना टाई सूट पैंट अलग हटा करके लंगोटी लगाई और नंगे हो गए और आदिवासियों के बीच में कहा कि जब तक तुम लोगों को पूरे शरीर पे कपड़े नहीं मिलेंगे, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, सिर्फ लंगोटी लगा कर रहूंगा। तो ये भेष बदला। ऐसे बहरूपिये आज भी वर्तमान में भी काम कर रहे हैं हमारे समाज में, उन आदिवासियों को भ्रमित करने के लिए। और वो भोले भाले आदिवासी, साधनहीन आदिवासी, जो सदियों से शिक्षा से, ज्ञान से, विज्ञान से, कंप्यूटर ज्ञान से, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से, यानी विकास के तमाम साधनों से कटे हुए लोग हैं, वो उनके जाले में फंस जाते हैं। उनके साम दाम दंड और भेद की नीतियों को समझ नहीं पाते हैं, उनकी कूटनीतियों को समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा जाल हमको खीर पूरी खिला करके हम पर फेंक रहे हैं। तो साथियों, ये वामन मेश्राम साहब का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, इससे जुड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उनको सेग्रीगेट करने के लिए। और वो भोले भाले आदिवासी इग्नोरेंस में शिकार हो जाते हैं, उनके चाल में फंस जाते हैं। इसलिए इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। जैसे हमारे मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के मान्यवर ब्रजमोहन मीना साहब, रिटायर्ड आईएएस, ने कहा कि मुझे पहली बार ऐसे संगठन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के मंच पे आने का और बोलने का, बात रखने का अवसर मिला। और अब उन्होंने कहा है कि अब मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का सदस्य बन करके और इसके साथ जुड़ करके काम करने के लिए उन्होंने सहमति दी है।
तो आज हम कह सकते हैं कि आज हमारे ऐसे वेल क्वालिफाइड लोग आईएएस से रिटायर्ड होने के बाद भी आज भी उनके अंदर जो सामाजिक सोच, सामाजिक जिम्मेदारी का निर्माण होना चाहिए समाज के प्रति। क्योंकि आज अगर हम किसी 800 जनजातियों में से किसी भी जनजाति से है हम, लेकिन हमने अगर पढ़ लिख करके अगर आरक्षण का लाभ लेकर के अधिकारी कर्मचारी बने हैं तो हम उन 800 जातियों के प्रतिनिधि है। हम हमारे विशेष जाति विशेष के प्रतिनिधि नहीं है। हमने जाति के नाम पर नहीं, हमने जनजाति के नाम पर यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम पर संवैधानिक अधिकारों का लाभ लिया है। यानी हम 800 साढ़े 800 जातियों के प्रतिनिधि है। इसलिए हम ब्राह्मणों के द्वारा जो पहचान दी है, भील है, मुंडा है, मीना है, गोंड है, ये आर्टिफिशियल पहचान है। इसलिए संवैधानिक पहचान को माने हमारे महापुरुषों, जिसकी बदौलत हम इस लायक बने हैं। वो जाति रूपी जेलों से बाहर निकल करके हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इसके लिए आदिवासी एवं गैर आदिवासियों को मिलजुल करके एक कॉमन एजेंडा बनाना होगा, क्योंकि सभी की कॉमन समस्याएं हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की सबकी कॉमन समस्याएं हैं। चाहे विस्थापन की समस्या हो, चाहे आरक्षण की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे भूखमरी की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, सभी की समान कॉमन समस्या है। यानी सभी मजलूम है, यानी सभी गुलाम लोग हैं। वो सभी को संविधान के माध्यम से तमाम प्रकार के अधिकार मिले हैं और इस संविधान को बचाना है और संवैधानिक अधिकारों को बचाना है। इसलिए हमको कॉमन एजेंडा बना करके एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को संगठित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत है। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कॉमन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? आजादी और हमारा संविधान बचाना और तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार बचाना, यानी और हमारे समाज को आजाद करवाना। कॉमन आइडियोलॉजी, क्योंकि अलग अलग विचारधारा होगी तो हम एक साथ आ नहीं सकते हैं। हमको आपस में जोड़ने के लिए एक ऐसी विचारधारा, और वो प्रमाणित विचारधारा है फूले साहू, बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, जिसके माध्यम से उन्होंने हम लोगों को 1950 में हक अधिकार दिलवाए है। वो सफल लोग हैं। उसी के कारण 1848 से लगा करके 1956 108 साल का जो आंदोलन किया, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के विभिन्न महापुरुषों ने अपना जिंदगी लगाई और हमको 1950 में तमाम प्रकार के अधिकार मिले। इसलिए हमारी ये हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, ये सबको ये कॉमन है और इस एक कॉमन विचारधारा के आधार पर हम लोगों को मिलजुल करके काम करने की जरूरत है। और कॉमन नेतृत्व, क्योंकि अगर हमारा नेतृत्व एक रहेगा और हमारे पास में वामन मेश्राम साहब जैसा नेतृत्व, वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में 31 राज्यों में 565 जिलों में और लगभग 87 ऑफशूट संगठन, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार से लगा करके पेंशनर तक का संगठन, एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम प्रकार के माइनॉरिटी और आदिवासी, इन सभी के संगठन एक उद्देश्य, एक विचारधारा में वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर सफलता हमको मिल रही है। तो हमको लीडरशिप यानी नेतृत्व के बारे में भी कोई किंतु परंतु नहीं है साथियों। हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी दुश्मनों का, पूरे षड्यंत्रों का पर्दाफाश कर रहे हैं और इस मिशन को
जिंदा रखे हुए और निरंतर चला रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी का और अपना जो पिछले 45 साल से जो उन्होंने अर्जित किया है, विभिन्न ऑफिसों में ऑफिसें हैं, इतनी उपलब्धियां हैं, उसके बारे में अगर हम बताएंगे बहुत समय हो जाएगा। तो आज हमारे महापुरुषों के द्वारा चलाया गया आंदोलन राष्ट्रव्यापी था। ज्योतिबा फूले से लगा करके बाबा साहब अम्बेडकर के 108 साल का आंदोलन, ये हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था और राष्ट्रव्यापी संगठन था। उसकी बदौलत हमको 1950 में संवैधानिक अधिकार मिले। यानी जो संवैधानिक अधिकार हमको मिले वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन और राष्ट्रव्यापी संगठन की वजह से हमको मिले हैं साथियों। अगर गली मोहल्ले का या एक राज्य का एक जाति विशेष का संगठन होता तो हमको वो अधिकार नहीं दिला पाते। आज भी बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे कहते हैं कि हमारा ये हमारा महासभा है, अखिल भारतीय महासभा है, अखिल भारतीय ये है, अखिल भारतीय वो है, हमारा कल अरे वो है, ये तमाम प्रकार के हैं तुम्हारे संगठन। तो फिर तुमको अपने महापुरुषों के द्वारा विरासत में मिले हुए जो अधिकार है वो बचाने के लायक क्यों नहीं हो? आज कर्मचारियों के तमाम प्रकार के संगठन है, विभिन्न डिपार्टमेंट के संगठन है। आज वो कर्मचारी पढ़ा लिखा है, साधन संपन्न है, संविधान और कानून का जानकार है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन उनका अधिकार छीन गया। जब वो कर्मचारी अधिकारी तमाम प्रकार के संगठन है, वो पढ़े लिखे हैं, साधन संपन्न है, प्रति माह उनको 1 तारीख को वेतन मिल जाता है, आर्थिक रूप से मजबूत है, नियम और संविधान के जानकार है, वो अपने स्वयं के रिजर्वेशन इन प्रमोशन अपना स्वयं का अधिकार नहीं बचा पा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को खत्म कर दिया जा रहा है, निजीकरण, उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, उसको वो बचा नहीं पा रहे हैं, शिक्षा नहीं बचा पा रहे हैं। तो किसको, अन्य लोगों की सुरक्षा करेंगे क्या वो? तो बाबा साहब का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसकी बदौलत हमको विरासत में तमाम प्रकार के संवैधानिक और विशेषाधिकार मिले और इनको बचाना है अब हमको। तो साथियों, हमको हमारे पास में राष्ट्रव्यापी आंदोलन और राष्ट्रव्यापी संगठन के अलावा हम हमारे तमाम प्रकार के मौलिक समस्या हो या मौलिक अधिकार हो, उनका समाधान हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको राष्ट्रव्यापी आंदोलन और राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। आइसोलेशन में रह करके, यानी अलग अलग रह करके हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते होते तो आज हमारे अधिकार, मैंने उदाहरण दिया कि कर्मचारी अधिकारी जो साधन संपन्न है वही अपने अधिकार नहीं बचा पा रहे हैं। सर आपका म्यूट हो गया। सर म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करिए। आदिवासियों को के तमाम संगठनों को मिलजुल करके अपने झंडे डंडे बैनर अपने एजेंटे के साथ में मिलिए। आपको अपनी पहचान खत्म करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बाबा वामन मेश्राम साहब ने बहुजन क्रांति मोर्चा बनाया और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से लगभग 6 लाख संगठन है, उन तमाम प्रकार के संगठनों से आह्वान किया कि आपको अपना झंडा, अपना डंडा, अपना एजेंडा, अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए जो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए आप लोग आइए, हम इकट्ठा होकर के मिलजुल करके संगठित शक्ति का निर्माण करके हम अपना काम करें और राष्ट्रीय लेवल के मुद्दों पे आप हमको कॉमन एजेंडे के तहत हम मिलजुल करके काम करें, संगठित शक्ति का निर्माण करें और हमारे महापुरुषों के द्वारा जो संविधान और संवैधानिक अधिकार हमको विरासत में सौंपा है उसको हम
मिलजुल करके बचाएं और अभी तमाम प्रकार के हमारे हक अधिकारों को छीनने के लिए सुनामी चल रही है, उस सुनामी से हम बचाएं, क्योंकि हजारों पीढ़ियों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अगर ये वामन मेश्राम साहब के बाम से भारत मुक्ति मोर्चा और इनके आपसूट संगठन का जो केडर बेस्ड संगठन है, जिसमें राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर आज काम कर रहा है, भारत में उसकी पहचान बन चुकी है, तो हम सब मिलजुल करके हमारे संविधान को, संवैधानिक अधिकारों को बचाएं और इस गुलामी को खत्म करें, तभी जाकर के हम हमारी आने वाली हजारों पीढ़ियों का भविष्य बचा सकते हैं। ये एकमात्र संगठन है साथियों, अगर ये सफल नहीं होता है तो इस लायक ना तो नेतृत्व मिलने वाला है, ना ही इस लायक कोई संगठन खड़ा हो सकता है। ये एकमात्र हमारे पास विकल्प है। इसलिए हम हमारा समय, बुद्धि, पैसा, हुनर, क्षमता, ये एक ही बैंक है जहां पर इन्वेस्ट करेंगे, ये एक ही आंदोलन है जहां पर इन्वेस्ट करेंगे, जो रिटर्न होकर के कई गुना आपकी हजारों आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। जो हमारे महापुरुषों ने इन्वेस्टमेंट किया था 1848 से लगा करके 1956 तक, बाबा साहब के अंबेडकर के आंदोलन तक, इस 108 साल के आंदोलन में उन्होंने समय, बुद्धि, पैसा इन्वेस्ट किया था। उसकी बदौलत तमाम प्रकार के हम लोगों को हक अधिकार मिले। उसकी बदौलत आज हमारे समाज में पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नेता का निर्माण हुआ। इसमें आज मैं भी प्रिंसिपल से वीआरएस लिया, एक गजेटेड ऑफिसर हमारे मीना साहब आईएएस बने। उनको इस संवैधानिक अधिकारों का लाभ के कारण वो यहाँ ये हुआ, जबकि वो महापुरुषों के आंदोलन में उन्होंने कोई साथ सहयोग या सहभाग नहीं किया, लेकिन हमको उसका लाभ मिला। तो आज अगर हमने हमारा समय, बुद्धि, पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया और आज हमारे दुश्मनों के द्वारा भ्रमित करने के लिए नॉन इशू को इशू बना करके और इशू को नॉन इशू बना करके हम लोगों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए, डाइवर्ट करने के तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उन षड्यंत्रों को समझ करके आज वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो केडर बेस्ड संगठन है, इनके साथ में मिलजुल करके SC, ST, OBC और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी और NT, DNT, VGNT, हम सब मिलजुल करके अगर साथ सहयोग से इकट्ठा होकर के संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे तो साथियों हम हजारों पीढ़ियों को बचा सकते हैं, हजारों पीढ़ियों को तबाह और बर्बाद होने से बचा सकते हैं, गुलाम होने से बचा सकते हैं, उनको मान सम्मान दिला सकते हैं। और मिलजुल करके इस संविधान को बचा करके सिर्फ संविधान को हमको लागू करना है। और संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज उदाहरण के लिए संविधान ने आदिवासियों के लिए निर्वाचन की सीट सुरक्षित कर रखी है, आदिवासियों के लिए नौकरियों में, पदोन्नति में, राजनीति में सभी स्थान सुरक्षित कर रखा है उनकी जनसंख्या के मान से। उसमें कोई गैर आदिवासी जा नहीं सकता। जैसे आज आदिवासी के लिए विधानसभा के लिए जो रिजर्व सीट है, वहां कोई गैर आदिवासी वहां चुनाव लड़ नहीं सकता है। तो हमको मात्र मिलजुल करके संविधान को बचाना है और इस संविधान को लागू करना है। ये संविधान अगर वास्तव में ठीक से अगर लागू होता है तो हम हमारी तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारा जो जल, जंगल, जमीन या भूमि अधिग्रहण करके विकास के नाम पर हम आदिवासियों को बेदखल किया गया है, वो जमीन भी हम वापस ला सकते हैं। 5वीं 6ठी अनुसूची लागू करवा सकते हैं। हम हमारे क्षेत्र के राजा बन सकते हैं। हम
89 प्रकार की धातुएं जो बहुमूल्य से बहुमूल्य है, उनके मालिक बन सकते हैं, हम पूंजीपति बन सकते हैं, और यहां तक कि मिलजुल करके हम लोग भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो साथियों, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करके हमको राष्ट्रव्यापी संगठन उनका एकीकरण करके मिलजुल करके हमको ध्रुवीकरण करके हमको ये आंदोलन सफल करना होगा और इस संगठन को राष्ट्रव्यापी संगठन बना करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना होगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप ऐसा करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय जोहार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को जोहार, जय मूल निवासी। जैसा कि आज अध्यक्षता करने वाले मान्यवर एस.एन. रेकवाल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली, उन्होंने विषय की गंभीरता देखते हुए विस्तृत रूप में हम सभी साथियों को इसकी जानकारी दी। साथियों, जो विषय आज चर्चा में लाए गए थे, उस चर्चा के अकॉर्डिंग सभी साथियों ने अपनी बात रखी। टाइम हो चला है साथियों, और कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। तो आज के इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए माननीय गजेंद्र जी अमलियार सर, जो कि प्रदेश